एक गांव में एक औरत अपनी बहन की लड़के के साथ रहती थी। वह औरत श्रापित थी और रोज रात को चुड़ैल बन जाती थी और लोगों को मारकर खा जाती थी। एक रात वह भूतिया मौसी अपने शिकार के तलाश में निकलती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेरा शिकार जल्दी लाओ, सामने मुझे बहुत ही भूख लगी है। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। आदमी देखते ही चुड़ैल उसकी तरफ जाने लगती है। मजा आ जाएगा आज, ताजा ताजा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा और हल्का खून पीने को मिलेगा। वाह वाह। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्चे के पास पहुंचती है तभी गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल पर लाठी डंडों से खूब मारने लगते हैं। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम, मैं तो सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भैया मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है, मारो मारो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गांव वालों के मार से बेहोश हो जाती है और गांव वाले उसे मरा समझकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी बहन का लड़का सोनू वहां आ जाता है और अपने मौसी की हालत ऐसे देख बहुत रोने लगता है। मौसी, तुम्हें क्या हुआ? वो गांव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। सोनू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वाले को पता चल जाए कि तेरी मौसी ही चुड़ैल है, तुम मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर सोनू ऐसा ही करता है और चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा के अंदर ले जाता है। सोनू मेरे बच्चे, मुझे इस गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और लोगों का कहीं तुम भी मेरा शिकार न हो जाए। सोनू ऐसा ही करता है और अपने चुड़ैल मौसी को लोहे के जंजीर से बांध देता है। मौसी, मैंने तुझे जंजीरों से बांध तो दिया, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तुम मुझे रोज एक आटे की रोटी में शिव जी का भभूत डालकर मुझे खिला देना, उससे मेरे अंदर की चुड़ैल शांत रहेगी। ठीक है मौसी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ? बेटा, तुम अभी बहुत छोटा है, जब तुम बड़ा हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगी। अब से तुम मुझे सिर्फ खाना दे ताकि मैं जिंदा रहूं। उसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है और रोज अपनी मौसी को भभूत वाला खाना लेकर आता है और खिला देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सोनू बड़ा हो जाता है। एक दिन सोनू अपने मौसी के लिए भभूत वाला रोटी ले जाता है। तभी गांव वाले को उस पर शक हो जाता है और वह उसका पीछा करने लगते हैं। इस सोनुआ रोज अपने हाथों में ना जाने क्या लेकर जाता है रोज, इसका पीछा करना पड़ेगा। हाँ रामू भाई, वैसे भी इसका कोई भरोसा नहीं है, यह लड़का शुरू से ही बहुत चंचल है, चलो इसका पीछा करते हैं। फिर रामू सामू उसका पीछा करने लगते हैं। सोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी मौसी के पास जाता है। मौसी, देखो मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, लो खा लो। चुड़ैल जंजीरों से बांधी होती है और सोनू को गुस्से से बोलती है, इतनी देर हो गई, कहाँ था? तुम्हें नहीं पता कि मैं भूखी हूँ? जल्द दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर सोनू मौसी को रोटी खाने को देता है। रोटी को खाकर चुड़ैल का गुस्सा और भूख दोनों शांत हो जाता है। फिर गुफा के बाहर रामू सामू उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। अरे रामू भैया, यह तो वही चुड़ैल है जिसको हमने सभी गांव वालों मिलकर मारा था, लगता है कि यह अभी जिंदा है, मरी नहीं है। तभी चुड़ैल उन सबको अपनी शक्ति से देख लेती है और अपना बदला लेने को तड़पने लगती है, लेकिन वहाँ पर सोनू रहता है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाती। मौसी, अब तो इतना
और मैं बड़ा भी हो गया हूँ। अब तो बताओ यह तुम्हारा हाल कौन किया था और तुम ऐसे कैसे बन गई? हाँ, तू सही कह रहा है सोनू, अब मैं तुझे सब बता दूंगी और उसी के साथ आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा। बेटा, मैं एक अच्छी औरत रहा करती थी, मगर एक दिन मैं जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक शैतान मुझको बहुत बेरहमी से मार दिया और अपनी शक्ति से मुझे चुड़ैल बना दिया। जब भी उसकी शक्ति का असर होने लगता है तब गाँव वालों को मैं मारने लगती थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जैसे वो शैतान करता है। उस शैतान को नष्ट कर देना, लेकिन उससे पहले मुझे मार डालो, नहीं तो उस शैतान को कोई नहीं मार सकता। मौसी, मैं इस शैतान से आपको छुटकारा दिलवाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं सोनू नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मेरे बेटे, मैं बहुत बुरी हो गई हूँ, तुम एक काम कर, मुझे तुम जला दे, मेरे साथ यह दुष्ट शक्ति भी मर जाएगी। नहीं मौसी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ? सोनू नहीं मानता और देखते ही देखते चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है। सोनू बेटा, यहाँ से भाग जाओ, चुड़ैल मेरे पर हावी हो रही है, सबके भलाई के लिए भाग जाओ यहाँ से। सोनू जल्दी से बाहर जाता और गुफा में आग लगा देता है। उसके बाद रामू सामू वहाँ पर आते हैं। हम सब सुन लिया है सोनू भाई, तुम्हारी मौसी और तुम बहुत महान हो। तुम्हारी मौसी ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वह चुड़ैल तो खत्म हो गई, लेकिन शैतान तो जिंदा है और हम भी मौसी का बदला लेंगे उस दुष्ट शैतान से। फिर वह लोग गांव जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वह लोग जंगल में जाते हैं और सभी लोग हाथ में मसाल लेकर जाते हैं। तभी शैतान वहाँ पर आ जाता है। तभी रामू सामू शैतान पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, लेकिन लाठी डंडों से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। रामू भैया, अब तो हम गए, यह शैतान हम लोगों को मार डालेगा। लाठी डंडों से शैतान को मारने आए थे, अब तुम सब लोग यहीं मरोगे। तभी गांव के लोग तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं। हमारे गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बच्चों को मार रहे हो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी शैतान रामू का गला दबाने लगता है। बहुत हुआ तुम लोगों का बकवास, अब तुम सब मरोगे। तभी तांत्रिक बाबा अपना मंत्र मारते हैं और शैतान वहीं जलने लगता है। मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। शिवपाल नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने घर आते थे। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम अंजलि था। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली थी। बच्चों को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वो अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती थी तो बच्चे उसके डर से याद किया हुआ उत्तर भी भूल जाते थे। उस टीचर के डर से तो बहुत सारे बच्चे ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि अंजलि टीचर आज छुट्टी पर है। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से अंजलि टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों का दिमाग खराब है? आज तुम लोगों को मैं इसकी सजा देकर रहूंगी। तुम लोग मुर्गा बन जाओ। सभी बच्चे डरे हुए स्वर में टीचर से बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए मैम, अब से हम लोग
शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे और पास हो जाओगे तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये बात सुनकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। मैम, यह टेस्ट सबको देना होगा। मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ही बच्ची को पढ़ाती हूँ क्या? टेस्ट सबको देना होगा। फिर कुछ देर बाद अंजलि मैम टेस्ट लेने लगती है। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और कहती है, क्या रुपए? तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुम्हें सजा देकर ही रहूंगी। इतना कहते ही टीचर डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। फिर वह चुड़ैल रुपेश को हवा में लटका देती है। रुपेश रोते रोते बोलता है, अब से चीटिंग नहीं करूंगा। प्लीज हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। मैं नहीं माफ करूंगी। क्या तुम लोग को पता नहीं है? मैं चीटिंग करने वालों को माफ नहीं करती। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। रुपेश के लाख माफी मांगने पर भी वो चुड़ैल उससे माफ नहीं करती है। आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा मैं उसे मार दूंगी। वो बच्चे तो डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चे का टेस्ट पेपर लेकर चेक करने लगती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम चीटिंग करने में लगे हो और शोर मचाना है तुम लोगों को। इसलिए मरना पड़ेगा तुम लोगों को। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चों को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पीट कर मार देती है और दूसरे बच्चों से कहती है, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा ही मौत दूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने तेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया तो उसका हाल ऐसा ही होगा। अगर तुम में से किसी ने छुट्टी की तो उसका हाल यही होगा, समझे ना? सभी बच्चे उस चुड़ैल से डर जाते हैं और अपने घर डरे हुए जाते हैं। तभी सुमित की माँ उससे कहती है, सुमित, तू इतना डरा हुआ क्यों है? और तुझे तो बहुत तेज बुखार है। कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगता है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता जा रहा था और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था उसे वो मार देती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते, लेकिन फिर यह सोचकर डर जाते थे कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो हमें भी मार देगी, इसलिए कोई बच्चा किसी से बताता नहीं था। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तभी सीटू नाम का एक लड़का आता है और पीछे वाला बेंच पर बैठ जाता है। सीटू जैसे ही सामने चुड़ैल देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है और तभी स्कूल वाली वहाँ पर पहुँच जाती है और सीटू को देखकर हंसने लगती है। आखिर तुम आ ही गए। इतने दिनों से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। अब तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। मैडम, आप अभी जिंदा हो? हमने तो तुम्हें मार डाला था। तूने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे मार डाला था। तेरे बाप को तो मैंने पहले ही मार डाला। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं पढ़ाई सही से करूँगा। क्या तूने और तेरे बाप ने मुझे छोड़ा था क्या?
उस दिन जब मैं तुम लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, तब तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पर पटक पटक कर मार देती है। तभी खिड़की से प्रिंसिपल सर देख रहे होते हैं और वह यह सब देखकर लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाते हैं। उनके गिरने की आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उनके पास जाकर उन्हें भी हवा में उड़ाने लगती है और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ देती है। अंजलि, यह तुम क्या कर रही हो और यह क्या हाल बना रखी हो? अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 1 महीने पहले की बात है। एक दिन जब सुमित क्लास में शरारत कर रहा था, तब मैंने इसे एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद सुमित अपने घर जाता है और अपने पिताजी से मेरी शिकायत करता है और इसके पिताजी मेरे घर आते हैं और मुझे गला गला कर मेरे को मार देते हैं। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटकती रहती हूँ। जब तक मैं अपने कातिल का बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए सुमित को मैंने मार दिया। इतना कहते ही चुड़ैल गायब हो जाती है और सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगते हैं। बहुत पहले की बात है। रुपेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 3 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन रुपेश ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद रुपेश काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला, अरे बेटा, बहुत उदास हो, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। मेरे घर में कमाने वाला अकेला हूँ। काम नहीं मिलने के कारण उदास होकर घर जा रहा हूँ। बेटा, मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो, मेरे पास काम करोगे? हाँ मालिक, आपका बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके पास काम करूँगा। अच्छा, तो कल से सुबह से काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। रुपेश बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया। माँ, मुझे काम मिल गया। अब मैं खूब मेहनत से काम करूँगा और आप लोग अब आराम से अपना जीवन बिताओ। अरे बेटा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। तुम खूब मेहनत से काम करना। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। रुपेश ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन रुपेश जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब रुपेश उसके सामने आया तो उसे वह रुपेश को बार बार घूरने लगी। रुपेश ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब रुपेश काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी रुपेश ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि रुपेश को उस लड़की से बहुत डर लगता था और रुपेश डर के मारे थर थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। रुपेश ने इधर उधर देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई?
चलो उससे मुझे क्या। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। एक महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। रुपेश ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था सलोनिया। उसमें से एक फोटो निकली जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबरू मिलती थी। रुपेश ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। रुपेश उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। अजीब बात है, वो चिट्ठी कौन भेजी थी? लगता है कि गलती से चिट्ठी मेरे घर आ गई थी। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। रुपेश अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। रुपेश ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। बोलो क्या काम है बेटा? चाचा, मुझे सलोनी से मिलना है। बोलो क्या काम है? मैं उसका पापा हूँ। और बेटा, सलोनी को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। कहीं तुम भी उसी आत्मा का शिकार तो नहीं हो गए हो? रुपेश जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी सलोनिया के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही रुपेश बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद रुपेश बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। रुपेश को अक्सर मरी हुई सलोनी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब रुपेश ने अपने घर वालों को बताई, बेटा, तुम सच सच बताओ कि तुम कहीं डरे नहीं न थे? हाँ माँ, मैं जब काम से जंगल के रास्ते से आता था तब एक लड़की की आत्मा मुझे घूरती थी। तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के रुपेश का इलाज करवाया। उसके बाद रुपेश ठीक हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजू जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण राजू कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो राजू वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। क्या करूं? आज तो बहुत ही देर हो गई। क्या करूं? ज्यादा शाम भी हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। क्यों ना मैं खेतों के रास्ते जंगल से गुजरते शॉर्टकट घर चला जाऊं। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में राजू ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद राजू अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही राजू उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था। राजू से सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। राजू ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। यह किसका बच्चा है? इतनी रात को जंगल में क्यों रो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? लगता है कि कोई परेशानी में होगा। चलो देखता हूँ।
फिर जिधर से आवाज आ रही थी राजू उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुँच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। राजू तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा। कौन है ये बच्चा? किसका बच्चा है ये? कोई सुन रहा है? इतनी रात को कौन अपना बच्चा जंगल में छोड़ा है? पर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे राजू समझ नहीं पाया। राजू ने सोचा शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर राजू ने पूरे बगीचे को छान मारा मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब राजू ने गुस्से में चिल्लाया, यह किसका बच्चा है? इतनी रात को जंगल में क्यों रो रहा है? समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण राजू ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। चलो थोड़ी देर तक यहीं इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता इस बच्चा का कोई परिवार वाला आ जाए। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे का कोई ख्याल नहीं रखता। जंगल में अकेला छोड़कर चले गए हैं लोग। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब राजू समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब राजू ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। राजू रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी राजू को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर राजू घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे की उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही राजू ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा राजू को देख के हंस रहा था। राजू इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे? तुम पूछ रहे थे ना मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ी देर और गोद में रखा होता तब तुझे पता चल जाता मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही राजू वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी राजू को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राजू ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस राजू को ही आ रही थी। उसके बाद राजू के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने राजू का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद राजू को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर राजू उस रात आराम से सो पाया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित एक दूसरे गांव में काम करता था। एक दिन सुमित को काम से देर हो जाती है, घर जाने के लिए लेट हो गया था। गर्मी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। गर्मी भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते सुमित को अचानक एक आवाज सुनाई दी। ओ इंसानी आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सुमित वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी। जैसे ही सुमित ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। सुमित दौड़ के उस चीज के पास गया
और देखा तो वह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ सोना था। उसने वह सोना अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर सुमित खुशी हो जाता है, लेकिन सुमित को कहाँ पता था यह कोई साधारण सोना नहीं बल्कि एक मायावी सोना है। अचानक उस सोने में से आवाज आई, अगर तुम्हें और सोना चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे सोने हैं। सुमित खुश हो गया। उसने उस सोने को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक सुमित डर के मारे चिल्लाने लगा। डर के कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से सोने नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने जेवरात दे दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। सुमित भी रुक गया। फिर उस सिर ने सुमित से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे सोने जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोदना शुरू करो। सुमित खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे सोना मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ शरीर मिला गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। एक लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ से खून लाना होगा। वो डरावना चेहरा सुमित को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। भूत फिर बोला, इस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। नहीं नहीं भूत जी, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। सुमित ने हाथ जोड़कर उस भूत से कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और जेल में बंद कर देगी। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। सुमित ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर सुमित ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर सुमित की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे सुमित के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर सुमित को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सुमित समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चलकर आ गया और अपने तंत्र मंत्र से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं होगा। फिर सुमित अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।
एक समय की बात है जब एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया का बेटा और बहू शहर में रहा करते थे। वो शहर में ही काम करते थे और कमाई करते थे। बुढ़िया गांव में अकेली रहती थी। एक दिन की बात है जब उस बुढ़िया का बेटा राजू और बहू सावित्री और पोता कृष्णा गांव में आते हैं। बुढ़िया उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके लिए खाना लाती है। सब मजे से खा रहे होते हैं पर कृष्णा इधर उधर देख रहा होता है। क्या हुआ बेटा कृष्णा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, मुझे किसी चीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस लड़के की नाक सच में बड़ी तेज है। सब कुछ सुनकर पता लगा लेता है कि घर में क्या क्या रखा है। अरे बेटा, यहाँ किस चीज की खुशबू आ सकती है? घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कृष्णा खुद ही उठकर देखने चला जाता है और फिर रसोई से एक ताड़ का गोला लेकर आता है। अरे बेटा, यह तो ताड़ का गोला है। मैं कल ही बाहर पेड़ से लाई थी। ताड़ गोला यह पक कर पेड़ से गिर रहा है, उसे उठाकर ले आई थी। हाँ तो दादी, मुझे यही दो, मैं यही खाऊंगा। बुढ़िया फिर उस ताड़ गोले को फोड़कर कृष्णा को दे देती है। ताड़ गोला खाकर सावित्री और कृष्णा उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट ताड़ गोला है। ऐसा फल तो मैं अपने कभी जिंदगी में नहीं खाई। अगले दिन जब वो सब वापस शहर जाने लगते हैं तो बुढ़िया उनको 4-5 ताड़ गोले दे देती है और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बुढ़िया फिर से अकेली रहने लगती है और वह सब शहर में मजे से रहने लगते हैं। एक दिन की बात है जब सावित्री के घर उनकी कुछ सहेलियां आई थी। उसकी सहेली रीमा सीमा खूब बात करती है। आज तो मजा आ गया सच में, पर मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्द से खाने को कुछ दे दो ना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुछ खाने को दे रही हूँ। और सावित्री सबको ताड़ गोला देती है। अरे वाह, यह कौन सा फल है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और सब लोग ताड़ गोले खाती हैं और खाते ही रह जाती हैं। सबको ताड़ गोल इतना पसंद आता है कि सारा ताड़ गोल उनके सामने कम पड़ जाता है। सारी सहेली सावित्री से पूछने लग जाती हैं। अरे सावित्री, ये ताड़ गोला कहाँ से लाई हो? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, जरा बताओ ना। यह ताड़ गोल मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे तो वहीं से ले आए थे। सावित्री सबसे झूठ बोल देती है। अच्छा, तो कितने का है ये ताड़ गोल, जरा हमें भी बताओ। यह तो 1000 का एक है, बस यह सीजन भर मिलेगा। तो दो हमारे लिए भी मंगवा दो ना। यह लो 2000 रुपए। और 4 हमें भी मंगवा दो ना। यह लो 4000 रुपए। सावित्री सबसे ताड़ गोले के लिए पैसे ले लेती है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। सावित्री तो बड़ी खुश हो जाती है और वह राजू के पास जाती है। देखो जी, तुम कल गांव चले जाओ और वहाँ से अपनी माँ से 10 ताड़ गोले लेकर आओ। यह क्या तुम बोल रही हो? इतना सारा ताड़ गोल क्या करोगी? सावित्री राजू को सारी बात बताती है और राजू इतना पैसा देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह अगले दिन अपने घर से 10 ताड़ गोल लेकर आता है। और सावित्री की सहेली उससे 20 ताड़ गोल लाने को और कहती है। अजी सुनो, मेरी सहेलियों ने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं और पूरा 20 ताड़ गोल मांगी हैं। आप कल ही गांव चले जाना। अगले दिन राजू गांव जाता है तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। माँ, देखो अब 20 ताड़ गोले ला कर रख देना, कल आकर ले जाऊंगा, ठीक है? बेटा, पर मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसे घर से बाहर जाके पेड़ के नीचे ताड़ गोले ला सकती हूँ? बहुत भारी रहता है, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है। अरे माँ, यह सब तो चलता रहता है। कभी तबीयत खराब तो कभी सही होती रहती है। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तरक्की करे? मैंने शहर में ताड़ गोले बेचना शुरू किया हूँ। मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। एक बार सब सेट हो जाए तो मैं आपको भी वहाँ बुलवा लूंगा। बेचारी बुढ़िया इतनी बीमार
में भी उठकर ताड़ गोले लेने चली जाती है। ताड़ गोले लेकर आती है और रात को की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह वहीं गिर जाती है और उसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं होता है और बुढ़िया जमीन पर पड़ी पड़ी मर जाती है। मरने के बाद बुढ़िया की शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे यह ताड़ गोले रोज लाना ही होगा। मैं तो मर गई, अब क्या करूं? पर किसी को नहीं पता चल पाता है कि बुढ़िया मर गई है। मैं जल्दी से अपने लाश को छुपा देती हूँ। अभी मेरा बेटा तो आता ही होगा, उसे पता न चल जाए। चुड़ैल बुढ़िया अपने लाश को पीछे कमरे में छुपा देती है और अगले दिन शहर से राजू आता है। अरे माँ, ताड़ गोले लाई हो, दे दो ना। और बुढ़िया अपने बेटे को कुछ नहीं बताती है और वह सच को छुपा लेती है और वहाँ से राजू ताड़ गोले लेकर चला जाता है। उसके बाद बुढ़िया चुड़ैल में बदल जाती है। चलो, कम से कम मेरा बेटा ताड़ गोले के बहाने ही सही, मगर वो घर तो आता है। पहले तो सालों साल बीत जाते थे लेकिन उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलता था। इधर चुड़ैल रातों रात खूब ताड़ गोले का ढेर लगा देती है और उधर शहर में राजू और सावित्री ताड़ गोल के काम से खूब पैसे कमा रहे होते हैं। अब तो हमारा ताड़ गोल खूब मशहूर हो गया है। धीरे धीरे देखना हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, सच में यह सब माँ की वजह से हो रहा है। हाँ, अब अपनी माँ से कहो कि वह ताड़ गोल के पेड़ से और ज्यादा ताड़ गोल लाया करें। अब हमें बड़े बड़े आर्डर्स मिलने लगे हैं, इतने से काम नहीं चल पाएगा। हाँ, पर वो इतना सारा ताड़ गोल कैसे ला पाएगी? अब वो बूढ़ी हो गई है और उसकी तबीयत भी नहीं सही रहती है। तो क्या करें? यह काम बंद कर दें? वो सब कर लेंगी, वो गाँव की औरत है। और राजू ऐसा ही करता है। वह गांव से ताड़ गोल लेने जाता है और अपने बुढ़ी माँ से और ज्यादा ताड़ गोल लाने को बोलता है। और बुढ़िया रात को चुड़ैल बनकर घर से जाके पेड़ के नीचे से ताड़ गोल लेकर आती है और हर बार राजू आता और ताड़ गोल लेकर चला जाता, पर बुढ़िया रातों रात ताड़ गोल का ढेर लगा देती। राजू और सावित्री बहुत आश्चर्य हो जाते हैं पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर एक बुढ़ी औरत इतना सारा ताड़ गोल कैसे लाती होगी। उन्हें जरा भी खबर नहीं होती है कि वह बूढ़ी बेचारी मर गई है। वह लोग तो सिर्फ पैसे के लालच में होते हैं। पर एक दिन की बात है जब कृष्णा इस सपने में उसकी दादी आती है और वह सुबह ही अपने गांव में जाने को जिद करता है। उसके माँ बाप खूब समझाते हैं पर वह किसी की जरा भी बात नहीं सुनता और वह लोग अगले दिन सब गांव जाने को ठान लेते हैं और वह लोग गांव जाते हैं। कृष्णा अपने दादी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दादी चलो अंदर चलो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। बेटा, मैं अभी तुम्हें खाना लाती हूँ। और बुढ़िया अंदर रसोई से खाना लेने चली जाती है। कृष्णा तभी इधर उधर सूंघने लगता है। कितनी अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ तो। कैसी बदबू बेटा? पहले आए थे तो खुशबू आ रही थी, अब तुमको बदबू आ रही है। हद होती है किसी चीज की। अरे पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। और सब खाना खाकर सो जाते हैं मगर कृष्णा को नींद नहीं आती है। उसको रात को बदबू बहुत और तेज आने लगती है और वह सूंघते सूंघते उसी कमरा में चला जाता है। जैसे ही कृष्णा कमरा में जाता है तो वहीं दादी की मरी पड़ी लाश देखता है और वह तुरंत अपने माता पिता को लेकर आता है। हे भगवान, माँ तुमको क्या हो गया है? यह तो मर चुकी है और इसमें से इतनी बदबू आ रही है जैसे कई दिनों से मरी है। राजू सब समझ जाता है और सबको चुप रहने को कहता है और उसके बाद वह सुबह होने का इंतजार करने लगता है और सुबह हो जाती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सच जान गया हूँ माँ, मेरे और सावित्री के कारण हमारी जान चली गई और तुमने मरने के बाद भी हमारा भला चाहा। हम लोग बहुत शर्मिंदा है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए हम लोग। यह सब सुनते ही बुढ़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बेटा, बस तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई।